दोस्तों, आज पेश है दोस्ती का कर्ज। योगी क्रांति कुमार सारथी की तरह स्वर्ण रथ को हाँक रहा था। योगी, तुम एक सच्चे दोस्त हो। तुम्हारे उपकार को हम कभी नहीं भूल सकते। हम हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे योगीराज। अगर हमारे अगर आप मेरे प्राणनाथ की रक्षा न करते तो यह खुश दिन खुशनसीब दिन हमारे जीवन में कभी ना आता। तुम दोनों काम का शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने सिर्फ दोस्ती का फर्ज अदा किया है और मरते दम तक अपना फर्ज निभाता न रहूँगा। तुम्हारी दोस्ती का खजाना हमारे दिल में छुपा कर रखेंगे योगीराज। इस खजाने को कभी हमारे दिल से कोई नहीं चुरा सकेगा। और तभी सोनप्रभा चंद्रसेन क्रांति कुमार भाविक वार्तालाप में डूब सी गई। ईश्वर न करे आप दोनों की दोस्ती में कभी दरार आए। दिन भर सफर करने के बाद लोग सिंह देश के उत्तर में फैले जंगल में पहुंच गए। अंधेरा होते ही कांति कुमार ने एक सुरक्षित स्थान देखकर रथ रोक लिया। रात हो चुकी है, आप दोनों रात गुजारने के लिए यही स्थान उपयुक्त है, ठीक है? तत्पश्चात सबके साथ मिलकर भोजन किया और एक पेड़ के मचान बनाने का कार्य में जुट गया। मचान तैयार हो गई तो कांति कुमार बोला, अब तुम दोनों विश्राम करो, मैं जाग कर पहरा मैं दूंगा योगीराज। मुझे ज़्यादा विश्राम की जरूरत तुम्हें है। मैं योगी हूँ मित्र, इस तरह का जीवन जीने का आदी हूँ। आज तीसरी रात है योगीराज, आपने एक पल भी आराम नहीं किया। बस आज की रात ही तो बाकी है भाभी। कल आप लोग राजमहल तक पहुंच जाएंगे और जी भरकर आराम करूंगा। आखिरकार चंद्रसेन और सोनप्रभा कांति कुमार की जिद के आगे झुकना पड़ा। जब चंद्रसेन और सोनप्रभा मचान पर विश्राम कर रहे थे तो कांति कुमार चहलकदमी करता हुआ झील के तट पर उगे एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। ओह, कितना मनोरम दृश्य है! ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की संपूर्ण सौंदर्यता इस झील में उतर आई हो। कांति कुमार प्रकृति सौंदर्य में इतना खो गया कि उसे यह पता भी नहीं चला कि कितना समय गुजर गया। लेकिन जैसे ही चंद्रसेन ने सोनप्रभा का ख्याल आया, उसने हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। ओह, यहाँ बैठे बैठे कितना वक्त गुजर गया, मुझे तुरंत ही रथ के पास पहुंचना चाहिए। और किंतु तभी रात के इस समय इतने रंग बिरंगे बुगले इसी ओर आ रहे हैं। लगता है दूर मंजिल के सफर पर निकले थे ये बुगले, हमारी तरह विश्राम करने इस ओर आ निकले हैं। और कुछ देर बाद बुगले उसी पेड़ के नीचे बैठ गए जिसके पेड़ के नीचे कांति कुमार खड़ा था। आश्चर्य है, ऐसे बुगले मैंने पहले कभी नहीं देखे। कांति कुमार लौटना ही चाहता था कि तभी उन बुगलों में से एक ने कहते सुना, जानते हो दोस्त, यहाँ से कुछ दूर युवराज चंद्रसेन सोनप्रभा आराम कर रहे हैं। ओह, वह बुगला चंद्रसेन और सोनप्रभा के बारे में कैसे जानता है? अगले ही पल कांति कुमार उत्सुकता से पेड़ के तने में छिपकर खड़ा हो गया। तभी काला बुगला बोला, जानता हूँ। तब सफ़ेद बुगला बोला, मैं तो यह भी जानता हूँ कि चंद्रसेन सोनप्रभा का विवाह कर उसे सीधे से ले जा रहा है, जहाँ उसका स्वागत की तैयारी जोर शोर से हो रही है। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि इसी देश पहुंचने पर सोनप्रभा अपने पति को हमेशा के लिए खो देगी। कांति कुमार हैरानी में डूबा उन बुगलों की बातें सुन रहा था। वो कैसे? देश की सीमा पर राजमहल तक यात्रा के दौरान 2 सुंदर काले घोड़े से जुते रथ का प्रबंध किया जाएगा, जिसे लेकर सैनिक सीमा पर पहुंच चुके हैं। लेकिन वे लोग नहीं जानते कि वह मायावी घोड़े में जूता जूता जादुई रथ सोनप्रभा जैसे ही रथ में सवार होगा, उसे रथ लेकर हवा में उड़ जाएगा और युवराज कभी वापस नहीं आएगा। क्या यह घटना बचने का कोई उपाय है? अगर चंद्रसेन रथ के सवार होकर पूर्व तलवार
से एक बार रथ के दोनों घोड़ों पर सिर काट दिया जाए तो चंद्रसेन इस दुर्घटना से शिकार होने से बच जाएगा। काश हमारी बातें कोई सुन लेता और चंद्रसेन को भावी खतरे से प्रतिसचेत कर देता, लेकिन ऐसा करने वाला फिर भी चंद्रसेन को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यह भेद चंद्रसेन पर जाहिर करते ही वह पत्थर का बन जाएगा और बाकी की दो घटनाएं के से वह चंद्रसेन को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं तुम्हारे कथन का अभिप्राय नहीं समझा मित्र, मैं तुम्हें बताता हूँ तो सुनो। अगर चंद्रसेन पहली दुर्घटना से बच गया तो दूसरी दुर्घटना से नहीं बच पाएगा। लेकिन दूसरी दुर्घटना क्या होगी? राजमहल पहुंचते ही चंद्रसेन की पोशाक पहनने को दी जाएगी, पोशाक पहनने ते ही चंद्रसेन भस्म हो जाएगा। इतना कहते ही वह काला बुगला तुरंत ही उपाय बताते हुए बोला, इस दुर्घटना से बचने का एक ही उपाय है, चंद्रसेन के उस वस्त्र को धारण करने से पहले आग की हवाले कर दिया जाए। लेकिन चंद्रसेन को यह भेद बताएगा कौन? अगर किसी ने चंद्रसेन को यह भेद बताया तो वह पत्थर का हो जाएगा और फिर तीसरी विपत्ति चंद्रसेन हरगिज नहीं बच पा सकता। काला बुगला स्वयं तीसरी विपत्ति का भेद बताने हुए बोला, जब चंद्रसेन स्वागरात में सोमप्रभा को आलिंगन में लेगा तो सोमप्रभा नागिन के रूप में उसे डस लेगी। इस तरह चंद्रसेन की मृत्यु निश्चित है। तो क्या इस विपत्ति से भी कोई उपाय है? क्यों नहीं? अगर चंद्रसेन सोनप्रभा के आलिंगन बंद करने से पूर्व सोनप्रभा के मुंह पर 3 थप्पड़ मार दिए जाए तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ेगी और विपत्ति टल जाएगी। लेकिन अफसोस, जो भी यह भेद चंद्रसेन को जाहिर करेगा वह पत्थर का हो जाएगा। ओह, कितने दुख की बात है! सब कुछ जानते हुए भी हम परोपकारी चंद्रसेन को नहीं कोई मदद नहीं कर सकते। फिर जैसे ही दोनों बुगले चुपचाप होकर सुस्ताने लगे, मेरे जीते जी मेरे मित्र के प्राण को हाथ नहीं आने दूंगा। चंद्रसेन के जीवन पर मंडरा रहे संकट के बारे में जानने के बाद कार्तिक कुमार उदास और विचलित हो उठा। मैं अपने मित्र का जीवन कैसे बचाऊं? अगर खामोश रहता हूं तो चंद्रसेन मारा जाएगा, अगर चंद्रसेन को बताता हूं तो खुद प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। किंतु मैं अपनी आहुति देकर भी चंद्रसेन को तीनों भेद नहीं बता पाऊंगा। इसलिए अपने मित्र को इन तीनों विपत्तियों से छुटकारा दिलवाने का उपाय मैं खुद ही करना होगा। और निश्चित पर पहुंचते ही कार्तिक कुमार के चेहरे पर गहरा सुकून छाता चला गया और अगले दिन भोर होते ही फिर सफर पर चल पड़े। किंतु कार्तिक कुमार और चंद्रसेन बुगलों की बातचीत के बारे में कुछ नहीं बताया। कितने खुश नजर आ रहे हैं ये दोनों! मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, इनकी सबकी खुशी को ग्रहण नहीं लगने दूंगा। मित्र योगीराज, तुम क्या सोच रहे हो? आज तुम इतने गुमसुम और खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कार्तिक कुमार चंद्रसेन के प्रश्न को टालते हुए बोला, क्या बोलूं मित्र, जैसे सी देश की सीमा नजदीक आती जा रही है, तुमसे जुदा होने का गम का एहसास बढ़ता जा रहा है। पता नहीं क्यों तुम्हारे समीपीय मोह त्याग नहीं पा रहा। यह मोह नहीं, तुम्हारा प्रेम है मित्र। हम तुम्हें इसी प्रेम का वास्ता देकर कहते हैं कि हमारे विवाह तक की रस्में पूरी नहीं हो जाती, तुम हमारे साथ रहना होगा। हमें उम्मीद है युवराज का यह अनुरोध आप ठुकराएंगे नहीं योगीराज। अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो भला मैं इसे इनकार कैसे कर सकता हूँ। मेरी एक शर्त है। कहो मित्र, हम तुम्हारी हर शर्त मंजूर होगी। जितने समय मैं इसी देश में रहूँ मुझसे कुछ भी करने की स्वतंत्रता है और मुझे किसी बात का जवाब देने के लिए विवश न किया जाए। ऐसा ही होगा मित्र, हम वचन देते हैं। युवराज चंद्रसेन की स्वीकृति पर कार्तिक कुमार मन ही मन आश्वस्त हो गया और जब रथ स्वर्णदेश की सीमा में प्रविष्ट हुआ, युवराज चंद्रसेन की जय हो, युवराज और रानी सोनप्रभा अमर रहें। तभी मंत्री शिशुपाल स्वर्ण रथ के समीप पहुंचा और आदरणीय स्वर में बोला, युवराज, राजमहल
में आपको राजमहल ले जाने के लिए देश का रथ भेजा है। कृपया इस रथ को यहीं छोड़ दें। हमारे सैनिकों रथ को वापस स्वर्ण देश छोड़ाएंगे। जैसी महाराज की आज्ञा। और अगले ही पल काले घोड़े से जो तैयार रथ वहां लाया गया। रथ को देखते ही कार्तिक कुमार को विश्वास हो गया, काले बुगले ने जो भविष्यवाणी की थी वह गलत नहीं थी। ओह, वही काले घोड़े। आइए युवराज और रानी सोनप्रभा, इस रथ में बैठ जाइए। जी। चंद्रसेन तुरंत रथ से नीचे उतर आया, लेकिन इससे पहले चंद्रसेन रथ में सवार होता, कार्तिक कुमार ने रथ से कूदते ही चीते की फुर्ती से चंद्रसेन की तलवार म्यान से खींच ली और अगले ही कोई पहले इससे पहले कि कोई कार्तिक कुमार हरकत का अभिप्राय समझ पाता, चंद्रसेन संबित से अंदाज में बोल उठे, यह तुमने क्या किया मित्र? इन निर्दोष घोड़ों ने तुमने अकारण हत्या क्यों कर दी? चंद्रसेन, मैं तुम्हें प्रश्न उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तभी मंत्री से सुपाल गर्ज उठे, खामोश दुष्ट, युवराज की जबान लड़ाता है? नहीं, इन घोड़ों की हत्या कर तूने महाराज की इच्छा का नकारा है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और अगले ही पल मंत्री के आदेश पर सैनिक कार्तिक कुमार को पकड़ लिया। कार्तिक कुमार को छोड़ दिया जाए, हमारा हुक्म है। किंतु युवराज, यह हमारा घनिष्ठ मित्र है मंत्री महोदय, इसने हम पर बहुत से उपकार किए हैं। हो सकता है इसके इस काम के पीछे भी हमारा कोई हित छिपा हो। जी जी। चंद्रसेन के आदेश की अवहेलना करने का साहस मंत्री शिशुपाल में नहीं जुटा पाया। अगले पल कांति कुमार मुक्त कर दिया गया। फिर युवराज सोनप्रभा के साथ स्वर्ण रथ में बैठ राजमहल की ओर चल दिए। राजमहल में युवराज और सोनप्रभा का भव्य स्वागत किया गया। महाराज सूर्यसेन अपने पुत्र और पुत्रवधू की खुश हो गए, देखकर खुश हो गए। जैसे ही राजसी रस्में पूरी हुई, युवराज को राजसी पोशाक भेंट करते हुए सूर्यसेन बोले, यह पोशाक विशेष तौर पर आज के शुभ अवसर पर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हमारी इच्छा है कि आज की रात तुम इस पोशाक को पहनो। आपकी इच्छा सिर्फ माथे पर पिताजी। अगर आप जानते हैं महाराज, यह पोशाक आपके पुत्र की जान ले सकती है, आप यह इच्छा कभी जाहिर न करते। किंतु कार्तिक कुमार प्रकट में मुस्कुरा कर बोला, यह पोशाक मैं अपने हाथों से आपको पहनाऊंगा युवराज। तुम्हारे हाथों से इस पोशाक को धारण कर मैं अत्यंत प्रशंसा होगी मित्र। परंतु चंद्रसेन कार्तिक कुमार को अपने शयन कक्ष में ले आकर बोला, यह हमारा शयन कक्ष है, यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना हमारा। अपनी पसंद की कोई भी वस्त्र पहन लो, हम अभी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आते हैं। ठीक है मित्र, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब चंद्रसेन उस कक्ष से चला गया तो कार्तिक कुमार ने एक पल भी गवाए बिना चंद्रसेन की पोशाक में आग के हवाले कर दिया। चलो, चंद्रसेन के जीवन से मंडराते वाला दूसरा खतरा भी टल गया। और जब युवराज ने लौट कर अपने पिताजी की इच्छा को आग में भस्म होते देखा तो आवेश पर काबू न रख सके। यह क्या कार्तिक कुमार, हमारे विवाह की पोशाक को जला डाली? आखिर क्यों? हम पिताजी को क्या जवाब देंगे? तुम महाराज को कुछ भी जवाब दे देना चंद्रसेन, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है मित्र, हम पिताजी को समझा देंगे, शायद तुम्हारे इस कृतज्ञ में हमारी कोई भलाई है। और युवराज चंद्रसेन खामोशी से अपने दूसरे वस्त्र धारण कर लिए। कार्तिक कुमार ने रंगमहल में पहुंच गया, जहां उसके विवाह की खुशी में राजनर्तकियों का नृत्य आयोजन किया था। लेकिन महाराज सूर्यसेन की नज़र जैसे ही चंद्रसेन पर पड़ी, ठहरो, हमारी इच्छा की अवहेलना करने की गुस्ताखी कर तुमने हम पे विस्मय में डाल दिया है युवराज। इस गुस्ताखी के लिए हम समझ चाहते हैं महाराज, तुमने ये गुस्ताखी क्यों की? जवाब दो। इस गुस्ताखी की वजह मैं हूँ महाराज, मैंने आपकी भेंट की हुई पोशाक जला दी। तुम योगीराज, लेकिन क्यों? मैं यह आपको नहीं बता सकता। तभी इस दुष्ट ने आपकी इच्छा का अपमान दूसरी बार किया है महाराज। पहली बार युवराज
के कहने पर इसे छोड़ दिया था। अगर इस बार भी इसे माफ़ कर दिया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और यह इसी तरह राजकुल का अपमान करता रहेगा, अतः इसे सजा मिलनी चाहिए। पर्दे के पीछे ओट में बैठी सोनप्रभा एकाक विचलित स्वर में बोली, यदि योगीराज को सजा दी गई तो राजकुल का मर्यादा भंग हो जाएगी। महाराज, हम आपका अभिप्राय नहीं समझे बेटी। आपके पुत्र ने योगीराज को इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता का वचन दिया है महाराज। सोनप्रभा की बात सुनकर महाराज चंद्रसेन से मुताबिक तो बोले, क्या यह सच है बेटे? हाँ पिताजी। चंद्रसेन की शिवर्ती सुन, ठीक है योगीराज, हम तुम्हें माफ करते हैं, किंतु हम यह अवश्य जानना चाहते हैं युवराज के परम मित्र होने के बावजूद तुमने ऐसी हरकत क्यों की? गुस्ताखी माफ हो महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। और इससे पहले योगीराज का उत्तर सुन महाराज का आवेश में आ जाना युवराज चंद्रसेन बोल उठा, योगीराज, कार्तिक कुमार ने बहुत से उपकार किए हैं पिताजी। हो सकता है योगीराज के इस कार्य के पीछे भी मेरी भलाई हो। अगर तुम ऐसा समझते हो तो हमें योगीराज से कुछ नहीं पूछना। अपने आसन पर उठते हुए सूर्यसेन गंभीर स्वर में बोले और रंगमहल से बाहर निकल गए, यह जानते हुए कि योगीराज की हरकत उसके पिता को गहरा आघात लगा है। चंद्रसेन योगीराज कीर्ति कुमार को सतावना दी और नृत्य आरंभ करने का आदेश दिया। नृत्य आरंभ हो, जो गया युवराज। और नृत्य समाप्त होते ही राज सेविकाएं रानी सोनप्रभा को रानीवास में ले गई, किंतु योगीराज कीर्ति कुमार एक पल के लिए भी युवराज चंद्रसेन से अलग नहीं हुए। आखिरकार वह समझ गया कि जब युवराज और कार्तिक कुमार से अलग होना था। युवराज, रात काफी हो चुकी है, रानी सोनप्रभा कब से आपका इंतजार कर रही है। मेरी प्रतीक्षा की घड़ी आ गई है। जैसे भी हो मुझे चंद्रसेन को इस संकट से बचाना होगा। ओह! और फिर जैसे ही चंद्रसेन ने कार्तिक कुमार से विदा मांगी तो बोला, हाँ मित्र, अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। मैं वादा किया था कि तुम्हारे विवाह की रस्में पूरी होते ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम कहना क्या चाहते हो मित्र? आज रात गुजारने के साथ ही तुम्हारा विवाह की आखिरी रस्म भी पूरी हो जाएगी, अतः भोर होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, किंतु जाने से पहले भाभी के दर्शन करना चाहता हूँ। अगर आप आपत्ति न हो तो इसी समय मैं तुम्हारे साथ चलकर भाभी से मिल लूँ। मुझे भला क्या आपत्ति होगी मित्र, आओ मैं खुद तुम्हें सोनप्रभा के पास ले चलता हूँ। और फिर चंद्रसेन कार्तिक कुमार को अपने साथ लेकर सोनप्रभा के कक्ष में आ गया। सोनप्रभा, योगीराज कल भोर होते ही यहाँ से चले जाएंगे, जाने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं, अतः इन्हें यहाँ ले आया। इतनी जल्दी भी क्या है योगीराज, कुछ दिन और रुक जाते तो कितना अच्छा होता। किंतु कार्तिक कुमार को उत्तर देने की बजाय कार्तिक कुमार ने तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले चंद्रसेन उसकी हरकत की वजह समझ पाता, कार्तिक कुमार ने बड़े हुए अपाचक ढंग से सोनप्रभा का घूंघट उठा लिया और प्रणाम और एक के बाद एक लगातार 3 थप्पड़ सोनप्रभा के गाल पर जमा दिए। परिणाम स्वरूप सोनप्रभा अपने होश खो बैठी। यह दृश्य देख चंद्रसेन क्रोध की सीमा न रही। नीच, पापी, गुस्ताख, तेरी यह हिम्मत, हम तुझे अभी कभी माफ नहीं करेंगे। अगले ही पल चंद्रसेन सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, ले जाओ इस गुस्ताख को और कारागार में डाल दो, कल सुबह इसे महाराज के सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा युवराज। और कार्तिक कुमार ने तो विरोध किया, न ही उसकी सफाई में कुछ बोला। अगले ही पल राज सैनिक कार्तिक कुमार को बंदी बना कर ले गए। हमने तुम्हें क्या समझा था योगीराज, तुम क्या निकले। अगले दिन कार्तिक कुमार को बंदी बनाकर दरबार में पेश किया गया। महाराज सूर्यसेन ने उसे मौत की सजा सुनाते हुए बोले, दुष्ट योगीराज, हर मरने वाले को अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। अगर तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो कह सकते हो। मुझे इसके सिवा कुछ नहीं कहना महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने जो कुछ किया उसी में युवराज की भलाई थी। तुमने
तो कुछ किया है, भला उसमें हमारी क्या भलाई हो सकती है योगीराज। अफसोस तो इसी बात का है चंद्रसेन कि मेरी दोस्ती पर शक कर बैठे, किंतु सच मानो मैंने तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। अपनी बात की सच्चाई का प्रमाणित करने के लिए तुम्हें बताना ही होगा, तुमने जो कुछ किया उसमें युवराज की क्या भलाई थी। हाँ, शायद सच्चाई जाहिर कर देने का वक्त आ गया है महाराज। अब मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं है। मैं चाहता तो अपनी योगी शक्ति की मदद से आपकी कैद से फरार हो सकता था, पर मैं ऐसा करके अपनी दोस्ती पर कलंकित नहीं करना चाहता। तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो योगीराज। वही कहने जा रहा हूँ महाराज, परंतु मुझे अफसोस है कि पूरी बात बताने से पूर्व मैं पत्थर का हो जाऊंगा। यही कारण था कि युवराज के प्राण की रक्षा के लिए मैंने जो काम किए उनकी वजह बताने से इनकार करता रहा, और फिर कार्तिक कुमार मुगलों की बातचीत के बारे में बताने लगा। लेकिन अभी कार्तिक कुमार ने पहले संकट का वर्णन कर ही पाता था कि सिर से लेकर पैर तक पत्थर का हो गया। नहीं मेरे मित्र, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो मित्र, असली रूप में वापस आ जाओ मित्र। चंद्रसेन घायल स्वर में पुकारता हुआ कार्तिक कुमार के पत्थर की प्रतिमा से लिपट कर कर रहा उठा। मुझे माफ कर दो मित्र, तुम्हारी यह हालत का जिम्मेवार मैं हूँ, तुम्हारा अपराधी हूँ। महाराज सूर्यसेन और सोनप्रभा अन्य दरबारी संबित सी अवस्था में यह सब देख रहे थे। मैं अपने आपको कभी माफ नहीं करूँगा मित्र, कभी नहीं। तुम्हारी दोस्ती का कर्ज नहीं चुका दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद युवराज चंद्रसेन के मन में कीर्ति कुमार की याद घूमने लगी। हे भगवान, इसकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। महाराज सूर्यसेन चंद्रसेन के मुख पर विराजी रहने वाली उदासी से विचलित हो उठे। उन्हें चंद्रसेन को समझाने की कोशिश की। अपने आप को संभालो बेटे, इस तरह कब तक तुम अपने आप को जुल्म करते रहोगे। जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, दोष मेरा ही है पिताजी। अगर मैं अपने मित्र को दिए वचन को न भूलता तो उसकी यह दशा न होती। महाराज ने समझाने पर चंद्रसेन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हर पल इसी बात पर सोचा करता, काश मैं कार्तिक कुमार की दोस्ती का कर्ज चुका पाता, अपने प्राण देकर भी उसे श्राप मुक्त करा पाता। परंतु चंद्रसेन सिर्फ सोच में सिमट कर रह गई। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन बधाई युवराज, सोनप्रभा को जुड़वा राजकुमारों ने जन्म लिया है। काश हमारा मित्र कार्तिक कुमार इस समय हमारे पास होता। यह क्या राजकुमार, आपने जुड़वा पुत्रों के जन्म पर की खबर पाकर आपको खुशी नहीं हुई? यह हमारे मित्र के प्राण वापस नहीं लौटाते खुशी हमें खुशी नहीं दे सकती। दाई माँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और फिर संतान की खुशी में चंद्रसेन के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस न ला सकी। मंत्री जी, पूरे देश में ऐलान करा हुआ दो, जो भी युवराज के चेहरे पर मुस्कान लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। पूरे देश में क्या, दूर दराज के देश में भी सूर्यसेन के आदेश का ऐलान कर दिया गया। बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने आए। चंद्रसेन के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाने के लिए भरकर प्रयत्न किए, किंतु सब व्यर्थ। युवराज के चेहरे पर छाई उदासी कम न हुई तो महाराज सूर्यसेन का दिल टूट गया। हम क्या करें बेटी, हमारी हर कोशिश नाकाम हुई। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, उसी से प्रार्थना करो बेटी, शायद उनको दया आ जाए। आप ठीक कहते हैं पिताजी, मैं माँ जगदम्बा के सामने झोली फैलाकर अपने स्वाद की खुशियाँ की भीख मांगूंगी। और रानी सोनप्रभा अपने आप को माँ जगदम्बा के चरणों में अर्पण कर दिया। हे माँ जगदम्बा, जगत माता, मेरी पुकार सुन, मेरे स्वाद की खुशियाँ वापस लौटा दे। जब तक मैं उसकी खुशी वापस नहीं लौटेगी मैं तुम्हारे चरणों में सिर नहीं हटाऊंगी। और युवराज चंद्रसेन कार्तिक कुमार का पाषाण मूर्ति के सामने बैठा दीवानों की अंदाज में बुदबुदा रहा था। कार्तिक कुमार मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी के बदले अपना सब कुछ दे सकता हूँ, मुझ पर अफसोस
तभी एकाएक ही कांति कुमार की प्रतिमा बोल उठी, अफसोस मत करो मेरे दोस्त, तुम चाहो तो मुझे इस अभी शराब से मुक्ति दिला सकते हो, लेकिन कैसे बताओ मित्र, मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार फिर चंद्रसेन कहीं बाद में पछताना न पड़े। तुम एक बार कहकर तो देखो मित्र, अपनी जान भी तुम पर कुर्बान कर दूंगा। तो सुनो चंद्रसेन, मुझे इस श्राप से मुक्त कराने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। अगर तुम अपने जुड़वा पुत्रों का गला काट कर उनके रक्त से मुझे स्नान कराओ तो मैं असली रूप में लौट आऊंगा। क्या? कांति कुमार के शब्द सुन चंद्रसेन सोच में भयानक तूफान मचल उठा। नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, उन मासूमों की हत्या नहीं कर सकता। सोनप्रभा को जब यह पता चलेगा मैंने अपने बच्चों को मार डाला तो वह बिजली टूट पड़ेगी, वह मर जाएगी। तभी चंद्रसेन की आत्मा उसे धिक्कारती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। चंद्रसेन, यह मत बोलो, कार्तिक कुमार जैसा मित्र बड़े नसीब वालों को मिलता है। उसने उसके लिए तेरे प्राणों तक की परवाह नहीं की। आज उसकी यह दशा तेरे कारण हुई है। अगर तू अपनी दोस्ती का कर चुकाना चाहता है तो अपने पुत्रों की आहुति देनी ही होगी। अगले ही पल चंद्रसेन की सोचों में दृढ़ निश्चय का रूप लिया। हाँ, मैं अपने बच्चों की आहुति दूंगा। मोह माया का बंधन मुझे मेरे धर्म से नहीं डिगा सकता। अगले ही पल, मुझे माफ करना मेरे बच्चों। और जल्दी ही चंद्रसेन अपने जुड़वा पुत्रों को लेकर कार्तिक कुमार की प्रतिमा के पास आया। देखो कार्तिक कुमार, मैं अपने जुड़वा पुत्रों को तुम पर नत्वार करने ले आया हूँ। अब तुम जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ। और पर चंद्रसेन ने देर नहीं की। खचाक खचाक एक ही बार में चंद्रसेन दोनों बच्चों का छिद्र से अलग कर दिया। जैसे ही प्रतिमा रक्त सरोवर हुई, कार्तिक कुमार का पाषाण शरीर जीवित हो उठा। कार्तिक कुमार, मेरे मित्र, तुम महान हो। चंद्रसेन, तुमने मेरे खातिर अपने दोनों मासूम पुत्रों की बलि देकर दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की है। मित्र, तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैं अपनी संतान तो क्या अपने अपने आप को भी कुर्बान कर सकता था। मित्र, तुम परंतु जब भाभी को तुम्हें अपने पुत्रों के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? कैसे कहोगे कि खुद अपने ही हाथों की कोख सूनी कर दी? यह तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है चंद्रसेन। इससे पहले कि भाभी अपने पुत्रों के शव देखे, इन शवों को कहीं छुपा दो। मैं जानता हूँ मित्र, दुनिया की हर माँ को अपनी औलाद जान से ज्यादा प्यारी होती है। सोनप्रभा भी अपनी औलाद की मृत्यु का गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। देर सवेर उसे सच्चाई का पता लग जाएगा। यही तो भाभी की परीक्षा की घड़ी है चंद्रसेन। आज पता चल जाएगा कि भाभी अपनी औलाद प्यारी है या तुम्हारा सुख। मुझे अपने स्वामी का सुख चाहिए माँ जगदम्बा, बदले में चाहे मेरे प्राण ले लो। तभी एक फूल जगदम्बा की माला से टूटकर सोनप्रभा के हाथ में गिरा। ओह माँ, तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और एकाकी माँ जगदम्बा का रूप में सोनप्रभा की आंखों के सामने सरोवर उठा। जा बेटी, अपने घर लौट जा, तेरा पति तेरी राह देख रहा है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। बहुत समय बाद उनसे हंसते मुस्कुराते देखने की उम्मीद लिए जा रही हूँ, मुझे निराश न करना माँ। अगले ही पल सोनप्रभा के आंसुओं पर का सागर अपने दिल में समेटे राजमहल की ओर लौट पड़ी। राजमहल लौटकर जैसे ही सोनप्रभा अपने कक्ष में कदम रखा, सोनप्रभा, देखो मेरा मित्र मुझे वापस मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी खुशी के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वामी, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, आप मुझे मुझे दुख न होगा। जगदम्बा, मैंने आपको खुशी तो ही तो मांगी थी, लेकिन मेरी खुशी की खातिर अगर तुम्हें अपनी औलाद की आहुति देनी पड़े तो क्या तुम्हें ऐसा कर पाती? मैं हंसते हंसते अपनी संतान आपकी खुशी के लिए योगीराज की सच्ची दोस्ती पर परवान चला देती। मेरे स्वामी, तुमने मेरी समस्त आकांक्षों को दूर कर दिया। सोनप्रभा, अब तुम्हें यह बताते हुए मुझे संकोच नहीं हो रहा, योगीराज को श्राप मुक्त करने के लिए मैंने अपने हाथों अपने संतान की बलि दे दी। अब तुम्हें अपने पुत्रों को जीवित नहीं देख पाओगी सोनप्रभा। वे मेरे नहीं स्वामी, वे तो अजर अमर हो गए। धन्य हो गए मेरे वीर पुत्र, जिन्होंने इस मासूम अवस्था में अपने प्राण देकर पुत्र धर्म का पालन किया।
क्या आप मुझे हमारे उन दो वीर पुत्रों के दर्शन नहीं कराओगे स्वामी? सोनप्रभा का चेहरा देखकर चंद्रसेन स्तंभ रह गया। परेशान न हो स्वामी, मैं अपने वीर पुत्रों पर आंसू बहाने नहीं जाऊंगी, बस उनके माथे चूम कर उनके धन्य आपको धन्य कर देना चाहती हूँ। लेकिन चंद्रसेन आगे बढ़ा, तुरंत ही संदूक का ढक्कन उठाया जिसमें उसके पुत्र के शव छुपा रखा था। लेकिन ढक्कन उठाते ही, यह क्या, ये दोनों तो जीवित कैसे हो गए? मैंने तो इन्हें अपने हाथों मौत की घाट उतार था। दोनों युवराजों को जीवित अवस्था में देख चंद्रसेन आश्चर्य का सागर उभरा न पाया। तभी आकाशवाणी हुई। हैरान क्यों हो रहे हो चंद्रसेन? तुम्हारी सच्ची दोस्ती और सोनप्रभा की पतिव्रता धर्म की आगे होनी भी हार गई, और हमें श्राप से मुक्ति मिल गई, वरना न जाने कब तक हम बुगले का जीवन व्यतीत करना पड़ता। और फिर लो सोनप्रभा, तुम धन्य हो, तुम्हारी दुआ है, तुम सदा सुहागिन रहो। तुम्हारे पुत्र बड़े होकर पराक्रमी और यशस्वी बनेंगे। इतना कहकर सोनप्रभा ने दोनों राजकुमारों को थाम और अप्सरालोक की ओर प्रस्थान कर गई। इस तरह चंद्रसेन और सोनप्रभा को अपनी खुशियां वापस मिली, और साथ में उन्हें खुशी देखकर संपूर्ण सी देश की प्रजा खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा। हमारा देश सदा यूं ही खुशियों से महकता रहे, यही हमारी आरजू है। और फिर देश को खुशहाल धरती से विदा होते योगीराज कार्तिक कुमार सोच रहा था, उस व्यक्ति को बड़ा धनी और भाग्यशाली नहीं है जिसे जग में चंद्रसेन जैसा सच्चा मित्र मिल जाए। समाप्त दोस्तों।